हेलो एवरीवन। मेरा नाम अयान खान है। मैं फरीदाबाद हरियाणा को बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, बीएससी ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स में। और ये इस बार आईआईटी जैम एमएस में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, मैं बताना चाहूँगा जैम के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा। जैम का जिनको नहीं पता, उसका फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। अगर आप अपने किसी भी कोर सब्जेक्ट में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स मेरी तरह उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईटी से या फिर एनआईटी से या फिर आईआईएससी बैंगलोर से, तो आपको ये एग्जाम लिखना पड़ता है। इसके थोड़ा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं हम आगे बढ़ने से पहले। जो मैंने पेपर दिया था उसका नाम है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए ये एग्जाम देने के बाद हम एलिजिबल होते हैं आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, आईआईटी तिरुपति में भी एक दूसरा कोर्स है जिसका नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हम एनआईटी जैम एमएस का स्कोर एनआईटी ट्रिची में भी वैलिड होता है, जिसमें हम एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। और काफी सारे अदर दूसरे कॉलेजेस भी हैं जो इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कोर्स जो है जो आईआईटी बॉम्बे में ही होता है, वो होता है मास्टर्स इन ऑपरेशन रिसर्च। एक्चुअली वो एक इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है जिसमें आप मास्टर्स भी करेंगे, विच विल बी फॉलोड बाय पीएचडी एज वेल इन ऑपरेशंस रिसर्च। यहाँ ये सारा स्कोर वैलिड रहेगा। एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो अगस्त सितंबर के बीच में टेन्योर में आउट होते हैं। वहाँ पे आप जाकर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उनके सिलेबस, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। मैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर के बारे में बताना चाहूँगा कि जो आईआईटी बॉम्बे का एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने सेमेस्टर में कम से कम 4 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स का कोई कोर्स पढ़ा होना चाहिए। आईआईटी कानपुर में इस साल से पहले तक सेम एक रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन इस साल सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आपने अपनी बैचलर्स क्लियर करी है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं उसमें एडमिशन के लिए। और ऐसी जानकारी जानने के लिए आप जैम की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगस्त सितंबर में फॉर्म्स आउट होते हैं, फिर आगे जाकर के बीच में अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाए तो बीच में अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे एक और बार रीओपन होता है, और आप अपने जो भी आपने गलती करी है, हो सकता है अपने अपने एड्रेस में अपने नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी हो, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद सीधा जनवरी आता है जिसमें एडमिट कार्ड्स रिलीज होते हैं। मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप अपने एडमिट कार्ड्स को मल्टीपल टाइम डाउनलोड करके देखें, ताकि कोई भी अगर मिसहैप हो के लास्ट मिनट पे सेंटर चेंज हो रहा हो तो आपको पहले से पता चल जाए, और उसको वेल इन एडवांस ही प्रिंट आउट लेकर के आ जाइए। एटलीस्ट 2 कॉपीज ले आना अपने साथ। और जो एग्जाम होता है फाइनल, वो फरवरी में कंडक्ट किया जाता है। और उसका डेट तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली सेकेंड संडे ऑफ फरवरी में ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। और अब मैं वापस आता हूँ स्पेसिफिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पेपर पे। इसका हम सबसे पहले पैटर्न जान लेते हैं। इसके 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। पहले 1 to 10 क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें वो 1 मार्क ईच होता है, और 11 से 30 जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स ईच होते हैं। इस पूरे सेक्शन में हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक होता है। और 1 to 10 में अगर आप कोई आंसर ठीक करते हैं तो आपको +1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है माइनस 0.33 की। और 11 से 30 के बीच में अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको +2 मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई गलत क्वेश्चन हो जाता है तो आपको -0.67 का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सेक्शन ए को अटेम्प्ट करते टाइम सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। हमें ओवर अटेम्प्ट या फिर गेस्टिमेट्स नहीं लगाने चाहिए कि शायद ये आंसर होगा। अगर आप श्योर हैं तो ही आप टिक करें, क्योंकि इवन इफ आप 30 में से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो आगे 2 और सेक्शंस हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो सेक्शन बी होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस का। उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के आपको +2 मिलेंगे अगर आपको सही आंसर मिला, और आपको
अगर आपने कोई गलत मार्क भी कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कोई पार्शियल मार्किंग का भी प्रावधान नहीं है। और आप हर क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से कितने भी सही हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शंस ए एंड बी दोनों सही हो, ए, बी और डी ठीक हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सेक्शन बी में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक हो। तो अगर ऐसा आ रहा है तो जस्ट बिकॉज वहां पे लिखा है कि मोर देन वन इज राइट डजंट मीन के मोर देन वन ही होना चाहिए उसका आंसर। इट मे हैपन कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन पे हम आते हैं जो है सेक्शन सी, विच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, +1 मिलता है अगर आप ठीक करते हो। अगर आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 नंबर मिलेंगे आपको। 11 से 20 जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में +2 मिलता है सही करने पे, और गलत करने पे 0 नंबर मिलते हैं। और इन 20 के 20 क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो एक रियल नंबर होता है जो आपको टाइप करना होता है कीबोर्ड से या फिर अपने कंप्यूटर माउस का इस्तेमाल करके, जो आपकी स्क्रीन पे एक पैलेट आता है जहाँ पे डिजिट्स लिखे होते हैं। और इन टोटल इस पेपर में 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जिस तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको पहले से उसका थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर हम एग्जाम के दिन ही जा करके देखेंगे कि कैसा होता है तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हम पैनिक कर जाएं। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट दें, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊँगा किस लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद अब हम एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के पेपर का। इस पेपर में 2 पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैं सिलेबस के साथ साथ वो किताबें बताऊंगा जो मैंने रेफर करी है, या जो वो वाले सोर्सेज जो मैंने रेफर करे हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, ये मैथमेटिक्स का पहला पार्ट होता है। इसके लिए जो मैंने किताब यूज करी थी वो एसके मापा यूज करी थी। एंड मैं जो कोई भी सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना चाहता है मैं उनको जरूर एडवाइस करूंगा कि ये बुक जरूर पढ़े, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई हैं। एंड ऑल्सो एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत सारे लोग ऐसा करने का सोचेंगे कि वो सिर्फ थ्योरम्स या फिर उसमें थ्योरम्स पढ़ के उसको मेमोराइज करके उसके प्रूफ्स की तरफ ना देखें। तो मैं इसके अगेंस्ट एडवाइस करूंगा, क्योंकि उसके प्रूफ्स से अगर आप उसके प्रूफ्स करेंगे तो आपको एक वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस पता लगता है, एक अप्रोच पता लगती है जो कि शायद आपके एग्जाम में काम आ जाए। तो ये किताब मैंने इस्तेमाल करी थी और सीक्वेंस सीरीज मैंने यहीं से पढ़ा है टोटली। और इसमें इन टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो मैंने कवर करे। देन जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल, एंड उसको मैंने यूट्यूब चैनल यूज करा था उसको कवर करने के लिए, यूट्यूब चैनल्स यूज करे थे। एंड इसके बाद डबल वेरिएबल कैलकुलस आता है, डबल वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके लिए जो मैंने किताब यूज करी थी वो जेम्स स्टुअर्ट की एक किताब आती है कैलकुलस की, वो मैंने यूज करी और उसमें से सब कुछ कवर करा। इसके बाद जहाँ तक इंटीग्रल की बात है तो इंटीग्रल कैलकुलस में यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेटिव पार्ट आता है। तो एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रल पे ज्यादा फोकस करें, जैसे कि वॉल्यूम्स निकालना, वॉल्यूम्स ऑफ रेवोल्यूशन और एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, इस पे ज्यादा फोकस रहता है गामा बीटा इंटीग्रल का। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करें। इसको मैंने कवर करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल्स यूज करे थे, मैंने ज्यादा कोई बुक नहीं रेफर करी। जहाँ तक बात आती है डबल इंटीग्रल कैलकुलस की, तो उसके लिए मैंने किताब यूज करी थी। इट इज अ बुक बाय, उसका नाम है कैलकुलस अर्ली ट्रांसेंडेंटल्स बाय एंटोन बायवंस। वो मैंने किताब यूज करी थी उसकी थ्योरी पढ़ने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए। और लास्ट में आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो था वो मेरा काफी वीक रहा था, तो मैं नहीं समझता कि मैं एक पोजीशन में हूँ आपको कोई किताब बताने के। बट फिर भी अगर मैं एक किताब बोलूंगा तो वो एसके मापा की हायर अलजेब्रा की किताब आती है, आप वो पढ़ सकते हैं एटलीस्ट जाम के लिए। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट था। अब हम स्टैटिस्टिक्स से अगर शुरू करें तो मेरी जो स्टैंडर्ड बुक रही स्टैटिस्टिक्स के लिए, मैंने काफी मल्टीपल बुक्स यूज करी हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर हम इनिशियली पहले बात करें रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करें
तो रैंडम वेरिएबल्स एंड स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस का जो पूरा पार्ट है वो मैंने इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय मूड एंड ग्रेबिल का यूज करा था। मुझे लगता है काफी अच्छी किताब है और काफी एक्सप्लेनेटिव किताब है। उसमें उन्होंने चीजें काफी एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं, उनके एग्जांपल्स और उनकी एक्सरसाइजेस स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ मैंने वीके रोहातगी की किताब भी इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी यूज करी थी। इन दोनों किताबों को मैंने पढ़ा है, मतलब मिला जुला करके दोनों किताबों को पढ़ा है। एंड बहुत बार स्टैटिस्टिक्स में होता है कि हमें लगता है कि स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलाज के अलावा और कुछ नहीं है और कोई सेंस नहीं है इसके पीछे का, कोई इंट्यूशन नहीं है। तो अगर आप एक तरीके से उसके पीछे का इंट्यूशन जानना चाहते हैं तो एक किताब जो मैं बताना चाहूंगा वो है, एक ऑथर है जिनका नाम है जोसेफ ब्लिट्स्टाइन, उनकी किताब है। उसको अगर आप पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल थ्योरी उसमें से पढ़ेंगे, तो आपको चीजों उन फॉर्मूलाज के पीछे का आपको आइडिया रहेगा कि ये फॉर्मूलाज कैसे डेवलप हुए होंगे या फिर इनका यूज कहाँ होता है। ये ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एट द एंड जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो तो बहुत सारी चीजें हो जाती है रिवाइज करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास आप उसको समझें, ना कि याद करें। अगर आप समझेंगे तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो जोसेफ ब्लिट्स्टाइन की किताब भी आप जरूर पढ़ें। इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं लिमिट थ्योरम्स और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने वीके रोहातगी से ही पढ़े मेनली। उसके लिए मैंने मूड ग्रेबिल का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने सिर्फ वीके रोहातगी पढ़ी है क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स या मैंने इंटरनेट पर जहाँ से भी देखा था तो सबने यही कहा था, मेरे टीचर्स ने यही कहा था कि रोहातगी सफिशिएंट है इन दो टॉपिक्स के लिए। जहाँ तक बात आती है इन्फरेंस की, तो इन्फरेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एस्टिमेशन और दूसरा है टेस्टिंग, और ये दोनों से ही बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं हर साल के IIT JAM MS में। तो मैंने इस पे खासी फोकस करते हुए एस्टिमेशन जो पढ़ा था वो मैंने मूड ग्रेबिल से पूरा पढ़ा था, वहां से पढ़ने की कोशिश करी। एंड इसमें मैंने काफी समय लगाया था इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने में। और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन उसका एक क्वेश्चन अगर आप उसको ढंग से पढ़ लें किसी स्टैंडर्ड किताब से तो उसका एक क्वेश्चन आप पक्का करके आ पाएंगे। और जहाँ तक बात रही टेस्टिंग की, तो आखिरी में मेरे पास समय काफी कम बचा था तो मैं टेस्टिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाया था। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़े थे उसके। जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट वाला पार्ट है मैं वो नहीं कर पाया था। मैंने सिर्फ नीमन पियर्सन लेमा तक ही सीमित रखा था जहाँ तक टेस्टिंग की बात है। और ये पूरा इस तरीके से मैंने चीज़ों को कवर करा था, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में। इस तरीके से मेरा सिलेबस चला। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि आप ये वेट नहीं करना कि आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा तब जा करके आप मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी जितना आपको आता है आप उतना ही दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 30% या 40% ही कंप्लीट करा हुआ है सिलेबस और आप उसमें और आप मॉक टेस्ट में बैठते हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस 40% से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से करें। और अगर बाकी जो आपको नहीं भी आ रहे, जो आपने कवर नहीं करे, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि असली एग्जाम में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं या फिर किस लेवल के क्वेश्चन आने हैं और मुझे किस लेवल पे उन टॉपिक्स को तैयार करना है। तो ये एक चीज़ है। और अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो जब मैं कॉलेज के 4th या 5th सेमेस्टर में था तो मैंने अपना पहले अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी थी। जो सबसे बड़ी गलती उस वक्त मुझे लगी जो मैंने करी वो यही था कि मैंने बुक्स को नजरअंदाज करते हुए मैंने सिर्फ नोट्स पे ध्यान दिया था, मैंने उसको मेमोराइज करा था। लेकिन आई लर्नड इट द हार्ड वे दैट IIT JAM MS इज नॉट अबाउट मेमोराइजेशन, कि आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला मेमोराइज कर गए और आप वहाँ पे जाकर के उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। काफी कंसेप्चुअल होना पड़ता है, कंसेप्ट समझना पड़ता है, उसके पीछे का इंट्यूशन समझना पड़ता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो और एक और जो चीज जो पहले अटेम्प्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम दी थी वो मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था क्योंकि मैंने पेपर स्टार्ट करा, मेरे पास जो स्ट्रैटेजी में सोच के गया था मैं कौन सा सेक्शन पहले करूंगा, जब मैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था तो मुझे पता चल गया कि जो सेक्शन A था मुझे उस टाइम बहुत टफ लगने लगा। तो और सेक्शन A को फिर भी जैसे तैसे कंप्लीट करके मैं जब सेक्शन C तक पहुंचा तो मैं कुछ नहीं उसमें नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए मैं काफ़ी पैनिक करा उसमें और इसलिए पहली बार जो मेरा अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद दूसरी बार जो चीज़ें मैंने डिफरेंटली करी वो सबसे पहले जो मैंने बताया कि मैंने मॉक टेस्ट सोच रखा था कि मैं मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली लूंगा और दूंगा भी।
कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने बुक्स को भी एकदम नज़रअंदाज करा था। मैंने इस बार मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढूं, जो कि इंडिया में जितनी भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टैटिस्टिक्स की जो यूज़ करती हैं, मैंने उन्हीं किताबों को रेफर करने की कोशिश करी। और मैंने सुप्रीम क्लासेस को ज्वाइन करा था सितंबर अक्टूबर के मिड में फॉर टेस्ट सीरीज पर्पसेस। तो उस वक्त उन्होंने लेकिन वहाँ की जो भी फैकल्टी थी, संतोष सर थे और शशि सर थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज से तो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने दिया। सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं दी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स, असाइनमेंट्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी की कि हम बहुत बार हम कंपेरेटिव एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हम एग्जाम को नहीं पढ़ पाते कि एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है कि एग्जाम हॉल में कैसे रिएक्ट करना है एंड क्या स्ट्रैटेजी बना करके जाना है। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी। इनिशियली जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही थी अपनी प्रिपरेशन, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करा शशि सर को तो उनका एक टेस्ट मुझे अभी याद है जो रैंडम वेरिएबल्स पे उन्होंने टेस्ट लिया था। उसमें जब मेरे थोड़े ढंग के नंबर आए तब मुझे लगा कि हाँ शायद इट कैन हैपन फॉर मी, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू टेक ऑल द टेस्ट्स इवन मोर सीरियसली देन आई वाज टेकिंग बिफोर। उसके बाद से फिर मैंने टेस्ट ही दिए हैं मोस्टली। नवंबर से तो मैंने मोस्टली टेस्ट दिए हैं और रिवीजन भी साथ साथ करता रहा जितने भी। मेरा बस एक ही चीज थी कि मैं भले ही 60% 70% सिलेबस करके जाऊं, लेकिन उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाऊं पूरे डेप्थ तक। उसके बाद मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए, कि मैंने जो नोट्स बनाने की मेरी स्ट्रेटेजी थी, तो मैंने ऐसा नहीं करा जैसे मैंने एक दिन पढ़ लिया कोई। फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम वेरिएबल या सीक्वेंशियल सीरीज कुछ पढ़ा, तो मैंने उसी दिन उसके नोट्स नहीं बना लिए, मैं उसको पढ़ता गया। मैं 3-4 दिन बाद किताब बंद करके खुद फिर अपनी लैंग्वेज में उन नोट्स को लाने की कोशिश करी। और कुछ टॉपिक्स में तो मैंने एक 2 हफ्ते बाद नोट्स बनाए हैं। तो आई थिंक इट हेल्प मी टू retain more and to rely on my concept more rather than my memory. So ये एक चीज इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद फिर नवंबर से सर ने ऑल्टरनेटिवली पास्ट ईयर्स के टेस्ट लेना शुरू करे और ऑल्टरनेटिवली उन्होंने अपने मॉक टेस्ट भी दिए। सिर्फ देते जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करो अच्छे से बैठ करके। मैं ये करता था कि जब मैंने कंप्लीट कर लिया टेस्ट कोई, उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेकर के मैं दोबारा से बैठता था और मैं रेड पेन से हर चीज लिख लेता था। एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे टेस्ट में गलत होते हैं क्वेश्चंस, वो तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन वी ऑफन इग्नोर वो वाले क्वेश्चंस जो हमने सही करे होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वाले क्वेश्चंस भी देखो जो आपने सही करे हैं, क्योंकि क्या पता आपको कोई एक नया तरीका मिल जाए उस क्वेश्चन को करने का। तो क्योंकि उस वक्त तो आप प्रैक्टिस में हैं, तो आप ये टाइम डिवोट कर सकते हैं। ये चीज मैंने करी थी। नवंबर दिसंबर मैंने अच्छे से टेस्ट दिए थे और आई थिंक दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन गेटिंग मी वेयर आई एम। एंड जहाँ तक बात करें लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी की, टू बी ऑनेस्ट मैं लास्ट तक आते आते काफी थक गया था टेस्ट देते देते। तो मैंने सोचा कि मैं और ज्यादा नए टेस्ट नहीं देना चाहूंगा, और सर ने भी थोड़ी फ्रीक्वेंसी उसकी कम कर दी थी। हालांकि इसका मतलब नहीं कि क्वालिटी कम कर दी थी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम हुई थी, क्वालिटी तब भी हाई ही थी। और लेकिन मैंने अपने एंड से थोड़े से टेस्ट करना कम करे और जो पहले टेस्ट करे थे उनको रिवाइज करना शुरू करा कि मैं उनमें क्या गलतियां करी हैं। और इसके अलावा फिर ऐसा मेरा जनवरी बीता और मैं रिवाइज करता रहा साथ ही साथ में। देन फाइनली एग्जाम डे जब आया, तो एग्जाम डे के मैंने अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, फिर मैं लाइट ही रख रहा था, ज्यादा मैं कोई नई चीज नहीं देख रहा था। और मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई नई चीज ना करो, क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको रिटेन वही रहेगा जो आपने पिछले 6-7 महीने में पढ़ा है। जो आखिरी दिन में पढ़ा है वो ज्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे आप। फाइनल एग्जाम डे पे जो मुझे सबसे ज्यादा सही बात लगी कि जो मैंने कंपेयर करा पिछले साल से, तो मैं ज्यादा पैनिकी मोड में नहीं था, मैं अपनी नर्व्स कंट्रोल कर रहा था। एंड जब मैं सेंटर पे अंदर गया तो माय हार्ट बीट वाज इन कंट्रोल एंड इट वाजंट आउट ऑफ कंट्रोल। एंड I would also like to, this is a personal advice, but I would also like to personally advise कि आप जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो एटलीस्ट 2 बार वॉशरूम जाके जरूर आए, क्योंकि बीच में
अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका ध्यान भटकता है और आप अपने क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाते। तो मेक श्योर दैट यू यूज वॉशरूम at least twice, and then you come to your table and just sit there. Don't look here and there, to your left, to your right, up or down, in any direction. Just look on your screen and read the instructions. It's very जो इनिशियल टाइम होता है, आप सेंटर पे 40 मिनट पहले अंदर जा सकते हैं और फिर 40 मिनट वो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप डिफरेंट टाइप की ओवर थिंकिंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। प्लीज कुछ भी चीज रिवाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस टाइम पे आपको यही लगेगा कि आप चीजें भूल चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर जब पेपर एक बार स्टार्ट होता है तो आई डोंट थिंक कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो कोई भी आपको टाइम का नहीं पता चलने वाला है। वो 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे आपको नहीं पता चलेंगे कहाँ पे चले गए। मैं इस बार के पेपर में फॉर्चुनेट था कि मेरा सर्वर डाउन नहीं हुआ। इस बार IIT JAM MS 2023 में बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ कि सर्वर डाउन हो गया। तो उससे आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत बच्चों को लगता है कि मेरा ब्लैकआउट हो गई स्क्रीन, तो अब मुझे दोबारा से सारी चीजें टिक करनी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो सर्वर वापस आता है तो आप वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे आपने छोड़ा था, आपके सारे आंसर्स टिक होते हैं। उसके बाद फिर मैं जब एग्जाम देकर के आया था तो लाइक आई वाज वन मोर थिंग के पिछली बार से जो इस बार मुझे इम्प्रूवमेंट लगा कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हुई है। पिछली बार जब मैंने अटेम्प्ट करा था 2022 का, तो मैं जब स्कोर कार्ड आया तो मैंने देखा, जब रिस्पॉन्स शीट आई तो मेरे काफी क्वेश्चन गलत थे और उससे आपको एक्यूरेसी हाई रखनी है। इसी बात पे मुझे शशि सर ने बताया था। वो हर बार यही बोलते थे कि एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखो। ये सोचो ही मत कि तुम्हें पूरे 60 के 60 क्वेश्चन करके आने हैं। आप भले ही 30 का टारगेट रखो, लेकिन वो 30 ठीक करके आओ। तो यही चीज थी मेरे दिमाग में। और हाँ, इस बार IIT JAM 2023 में मेरा जो रैंक है वो 15 आया है। लास्ट में मैं सबसे पहले मैं शशि सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वही थे जो एक कांस्टेंट मोटिवेशन जिन्होंने दिया। वो ऑलमोस्ट हर रोज जब से मैं उनके साथ जुड़ा, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई वॉइस नोट्स भेजते थे, जिससे पर्सनली मुझे बहुत वो मिलता था, कॉन्फिडेंस मिलता था कि अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाएगा। तो मैं उनको थैंक यू बोलूंगा। मैं संतोष सर को भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उनकी जो मैंने क्लासेस अटेंड करी और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स बताए, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा स्टैट्स में। और इसके अलावा मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनके बिना मैं यहाँ पे नहीं होता। एंड स्पेशली अपनी फैमिली को बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था, but they sustained me for this 1 year and didn't make me feel that I was dropping out. It didn't feel like I felt that I was still in a college somewhere. And also at last I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity to share my journey with everyone. I hope it helps people out there.